नादरीन, ये जो मुआहदा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, इस मुआहदे में ईरान ने हासिल क्या किया, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो गई हैं। जो अहम तरीन मुसव्वदा तैयार हुआ है, उसके जो अहम तरीन नुकात हैं, उनमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये है कि 30 दिन के अंदर अमेरिका अपनी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। देखिए, फ़ौजों को लाने में जितना टाइम लगता है, वापस हटाने में भी टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी फ़ौज यहाँ से मूव करती जाएगी, नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लबनान के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी, और ये ईरान ने बड़े दबाव के बाद ये शर्त डलवाई है। फिर ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पर पाबंदियाँ मुअत्तल हो जाएंगी। ईरान अपना तेल जो है वो पूरी दुनिया को फ़रोख्त कर सकता है, उसके लिए पाबंदियाँ अब नहीं होंगी। अमरीका और इत्तहादी तामीर नौ के लिए $300 अरब देंगे। ये ईरान के तामीर नौ का एक प्रोग्राम भी है, उसमें ईरान को बहुत सारा कुछ मानना भी पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लंबा काम है। लेकिन चले, ईरान के लिए रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे बहाल हो जाएंगे फौरी तौर पे। इसमें से $12 अरब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो मुआहदे के वक्त ही हो जाएंगे, और अगले 2 महीनों के अंदर ईरान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये पैसा इतना ज़्यादा होता है नादरीन के $1 अरब के लिए पाकिस्तान कितनी कोशिश करता है वो आप जानते हैं। सऊदी अरब से हमने यूएई को $2.5 अरब वापस देना था, तो सऊदी अरब से हमने वो पैसा लिया और यूएई को वापस किया। तो उसके बदले में हमने अपने जेट, तैयारे, अपनी फ़ौज, बहुत सारा कुछ सऊदी अरब में पहुंचा दिया। जो हमने चाइना से कर्ज़ा लिया, हालांकि ये सारे कर्ज़े के ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा, इन सारे कर्ज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, यानी ये मुआहदा तो सामने आज तक आया ही नहीं, और जो सामने आए वो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान को बहुत पैसा वापस करना पड़ेगा। बहरहाल ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। फिर जो जौहरी ईरान की सलाहियत है, वो ऐसा नहीं है कि वो एटम बम बना पाएगा, लेकिन वो एटमी तवानाई हासिल कर सकता है, और उसके लिए उसको इजाज़त होगी। इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ईरान इस लड़ाई को जीता है, और उसने बहुत सारा कुछ अपनी कौम के लिए हासिल किया। इसके बावजूद ईरानी कौम मुतमईन नहीं है, और वो एहतजाज भी करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल कोई नरम चीज़ अमेरिका के साथ ना की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सिर्फ बिलावल एक ऐसा सियासी लीडर है, लेकिन जहाँ बनती है वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए, कि बिलावल ने इज़्ज़त के ऑर्डर का ख्याल रखा। बिलावल ने सबसे पहले सदर पाकिस्तान का, फिर वज़ीर आज़म का नाम लिया, और उसके बाद बिलावल ने नाम लिया आसिम मुनीर का तीसरे नंबर पर। हालांकि तीसरे नंबर पे इसहाक डार को आना चाहिए था, उसके बाद वज़ीर दिफा को आना चाहिए था, फिर आसिम मुनीर को आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, बिलावल ने कुछ तो लिहाज किया, कुछ तो पास रखा। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वज़ीर दाखिला है या वज़ीर दिफा है, उन्होंने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। पहले शहबाज शरीफ को बहुत नीचे रखा, और बाज़ ने तो रखा ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं सारे के सारे। फैसल बाटा ने तो आसिम मुनीर को लीडर करार दे दिया, और बाकियों को गीदड़ करार दे दिया। देखिए, लीडर तो इलेक्शन लड़ता है या कोई तहरीक चलाता है। आसिम मुनीर साहब ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। ये जो ओहदा जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर आज आसिम मुनीर साहब के पास ये ओहदा ना हो, तो फैसल वाडा साहब अपने दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि आप कभी दोबारा नाम भी लेंगे इस आदमी का? आप आसिम मुनीर साहब का दोबारा नाम भी नहीं लेंगे। ये हकीकत है, सुनने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन यही हकीकत है। जनरल बाजवा के आप गुण गाते थे, आप मुझे बताएं कितनी दफ़ा आप उनके घर में उनका पता करने के लिए गए जब से वो लैट्रीन में गिरे। जनरल फैज़ हमीद के आप गुण गाते थे, और फिर फैज़ हमीद के आप बहुत सख्त खिलाफ भी हो गए। नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद आप कितनी दफ़ा मिले? तो जनरल आसिम मुनीर जब तक इस कुर्सी पे है तब तक उनका वजूद है। लीडर जो है वो लीडर ही रहता है, वो तारीख में अपना नाम भी बनाता है। देखें ना, लीडर इलेक्शन भी लड़ता है, लोगों को इकट्ठा भी करता है, वो अपना एक नज़रिया भी देता है। लीडर ना बनाए आप एक सरकारी मुलाजिम को, वो तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तानी कौम से, और उनकी अपनी एक ड्यूटी है, वो सर्टन टाइम पीरियड तक उन्होंने करनी है, फिर चले जाना है। तो ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में ना आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब तक आप नॉर्मल चलने दें पाकिस्तान को, जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान को भी चलना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हम सालसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इधर अमन करवा देंगे, उधर अमन करवा देंगे। हम जाते हैं सबके साथ मीठे मीठे मुंह बनाकर मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने हालत क्या कर दी है। ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं कि सेंट्रल करम के अंदर ड्रोन हमला हुआ। उस ड्रोन हमले में एक माँ, उसका बेटा और 2 बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। मुझे बताया ना, इमरान खान का नज़रिया किधर है? वहां पे तो इमरान खान की हुकूमत है। सुहेल अफरीदी की जज्बाती तकारीर या मुकदमा कर दूंगा,
मैं ये करूंगा, वो किधर गया सारा मामला? ये अपने घर के अंदर थे, माँ, बेटा, 2 मासूम बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। जवाब कौन देगा? किसने मारा इन्हें, क्यों मारा इन्हें? लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, आप यहां से अंदाजा कर लें। हम चाहते हैं कि अमेरिकन अपने घरों में महफूज रहे, इसराइली अपने घरों में महफूज रहे, ईरानी अपने घरों में महफूज रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके घरों में महफूज कौन रखेगा? आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या होगी? ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, यह आलमी सतह पर छपने वाली रिपोर्ट है, आप जाके सारे इसको देख सकते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स मजीद गिर गए हैं, यानी पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो मजीद खराब हो गई। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के उन ममालिक में शामिल है जो दहशतगर्दी से शदीद तरीन मुतासिर हैं। 2017 के बाद अब पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 163 में से 152 नंबर पर आ गया है। 14 ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने रेड डॉट लगाया गया है कि ये खतरा है इन ममालिक में, यहां अमन अमान नहीं है। तो कौन आएगा तिजारत करने के लिए, कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? वो जो 14 ममालिक डाले गए हैं ना, उनमें ज़्यादातर ममालिक वो है जहां पे जंग चल रही है। यमन है, शाम है, रूस है, यूक्रेन है, सूडान है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, म्यांमार है। इराक की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है इस इंडेक्स में। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो दुनिया में आप अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अमन का जनाजा निकाल दिया। रोज़ाना कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाकया होता है, रोज़ाना कहीं ना कहीं ड्रोन चलता है। तो ये जो ड्रोन के खिलाफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो बड़ा क्लियर था, वो किधर गया? और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कोई एक FIR भी आप बताएं कहीं पे दर्ज हुई हो ड्रोन हमले के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप गौर करें ना नाज़रीन, तो ये एक तो पीस इंडेक्स आ गया ना अभी, इससे पहले पासपोर्ट रैंकिंग भी आई थी पाकिस्तान की, उस पर भी आलमी रिपोर्टें थी। पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर चला गया। फिर उसके अलावा जो है वो कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर किस कदर बढ़ गया। यानी दुनिया में हम सहूलतकारियां कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी बदअमनी फैलाई हुई है कि कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और नीचे आप चले जाएं कराची तक, कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे अमन व अमान नहीं है। और पंजाब में CCD ने एक अजीब हरबोंग मचाया हुआ है, वो बंदे मारते जा रहे हैं मावराए अदालत, इस बात से बेखबर कि ये तरीक़ाकार कभी भी अमन नहीं लेकर आता। ये तरीक़ाकार मज़ीद बदअमनी को पैदा करता है। आपको अदालतों को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, फिर आप अमन व अमान ला सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया लेकर आई है। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है वो सियासी जमातों की गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर वहाँ पर इलेक्शन मौखर नहीं होते तो मुसीबत पड़ जाएगी PMLN को और पीपल्स पार्टी को। और अब PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मुकरना शुरू हो गए। वो जो पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म है, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। वो अपने मुंह से कहता है, फैसल राठौर, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सबूत देखे ही नहीं। वो जिन्होंने पाबंदी लगवाई उन्होंने देखे होंगे। भैया आप वजीर आज़म हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ब्रीफिंग मांगते, आप ब्रिगेडियर को कहते ले आओ अपने सारे सबूत, और लाकर सामने लगाते, अपने साथ अपनी काबीना को बिठाते, बैठकर फिर आप लोग ये फैसला करते कि आया इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। उन सबूतों को आप वेरीफाई करते, आप उनसे पूछ सकते थे, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, वो आपके साथ राब्ते में। लेकिन अर्दलियों वाला काम किया, जो उन्हें कह दिया गया इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब बिलावल जो है वो इससे पीछे हटना चाहता है। PMLN ने कहा जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई, ना हम कलदम करने में है, ना हम पर्चे काटने में है, ना हम ऑपरेशन करने में है। और बिलावल जो है उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, एक जुमला आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिलावल ने कहा कि तमाम मामलात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जराए से निकाला जाए। अब इन्हें जमहूरियत भी याद आ रही है, आइन भी याद आ रहा है, पुरअमन भी याद आ रहा है। हालांकि इन्होंने ही, बिलावल की हुकूमत ने ही कलअदम करार दिया, बिलावल की हुकूमत ने ही सरों के ऊपर इनाम रखा, और बिलावल की हुकूमत ने ही ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए, और बिलावल की हुकूमत ने ही क्रैकडाउन भी करवाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज़ाद कश्मीर में बुलवाया भी। ये सारा बिलावल की हुकूमत ने किया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये माहौल बनाएंगे, थोड़ा पाकिस्तान का मीडिया इनका साथ देगा, और बाकी सारा काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी, और वहाँ बैठे हुए जो अफसरान है वो करेंगे, और वो पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देंगे अवाम की मर्जी के खिलाफ। अब मामला ये है
कि अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम यहां पे ये लड़ाई हार जाते हैं या पीछे हट जाते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज चढ़ जाएंगी और ये कहेंगे जी बिल्कुल हम इसमें शामिल थे। लेकिन अगर अवाम डट गए जिस तरह वो अभी तक डटे हुए हैं तो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अवाम से ही वोट मांगना है, अवाम के बीच में ही जाना है। तो ये सियासतदान ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। और जो कश्मीर के डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल जो कश्मीर में है वो मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी। ये हम सब जानते हैं और हमने इसको विटनेस भी किया है। नाज़रीन, सोहराब बरकत साहब के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा उनका करियर है और वो बात करते हैं जो एक आम आदमी की बात है। तो उन्हें उठा लिया गया था, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के मामला को वो रिपोर्ट अच्छा करते हैं, रावला कोर्ट से उनका ताल्लुक है। तो उन्हें जनाब उठा लिया गया था। अब उनकी ज़मानत हो गई है अदालत से 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज़। अदालत ने कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में वो रिहा होने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है सोहराब बरकत के साथ माजी में भी और इस मरतबा भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर। एक तो फजलुर रहमान साहब ने जब बोलना शुरू किया तो पहले उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई, फिर वीडियो ख़त्म कर दी गई। तो ये फजलुर रहमान साहब के साथ भी हो रहा है, यानी समझ ही नहीं आती उनको, बेचारे हुकूमत में या अपोजिशन में है तो एक अजीब कन्फ्यूजन फैला हुआ है। फजलुर रहमान साहब सबके साथ बनाकर भी रखना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें, अगर एक शख्स की वजह से मुल्क की तनाव है तो उसे रिहा करें। मुझे कहा जाता है कि आप तो इमरान खान के खिलाफ थे, अब उसकी रिहाई के मुतालबात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुखालिफ जेल में हाथ पांव बांध कर पड़ा हुआ है तो मैं इसके खिलाफ कैसे बात करूं। फजलुर रहमान साहब ने यह अच्छी बात की है, बड़ी बात की है। फिर उन्होंने कहा वजीर आजम ने मिसाक जमहूरियत की बात की है तो आए बढ़ें, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं। अगर आपको खदशा है कि पीटीआई वाले हंगामा करेंगे, मैं पीटीआई वालों की जमानत देता हूं, वो कुछ नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में यह दावा भी किया कि पीटीआई वालों की जमानत मैं देता हूं, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं और बैठे कोई मसले का हल निकालें। अपोजिशन की तकरीरें ब्लैकआउट की जा रही हैं भी उन्होंने शिकवा किया। देखिए, फजलुर रहमान साहब यहां पे रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि फजलुर रहमान साहब पे मौजूदा हुक्मरान भरोसा करते हैं और कोई ना कोई हल तो आपको निकालना है। आप इमरान खान को अंदर रख के पाकिस्तान की मईशत नहीं चला सकेंगे। पाकिस्तानियों ने जिद पकड़ ली है और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है ना माशी इस्तेहकाम आ रहा है। तो आप इमरान खान को अंदर रख के आप मुल्क को संभाल नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल होगा। तो उन्हें बाहर लाना पड़ेगा। तो बाहर लाने के लिए कोई तरीकाकार करना पड़ेगा ना, कोई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, कोई बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से तो इमरान खान जेल में है ही नहीं। इमरान खान साहब तो जेल में हैं गैर कानूनी तौर पे और ये हम सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, फजलुर रहमान भी जानते हैं, इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी ये बात जानते हैं। अब मामला ये है कि ये सारा कुछ करना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं जाते जाते ये बात एक मरतबा फिर कहना चाहता हूं कि सारे चोर, डाकू, लुटेरे, नालायक, निकम्मे हम सिविलियन यही है ना। अगर ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे मिलकर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार ख़त्म कर दें और फौजी क़यादत को सिर्फ उनके काम तक महदूद कर दें तो पाकिस्तान का इससे ज़्यादा भला हो नहीं सकता। क्योंकि ब्लू पासपोर्ट का मामला छिड़ गया है कि रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, ये पाकिस्तान में ना अलग अलग कैटेगरीज के पासपोर्ट हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है जो हम सबके पास होता है और ये हर आम पाकिस्तानी के पास होता है। इसके बाद पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को ब्लू पासपोर्ट्स दिए जाते हैं, उनकी फैमिलियों को भी। फिर एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, वो भी जारी किया जाता है। फिर एक रेड पासपोर्ट भी होता है जो और ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट हैं और 1,300 रेड पासपोर्ट हैं। 57,000 ब्लू पासपोर्ट का क्या मतलब है? ये शफी जान ने यह डाटा पेश किया। यानी अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप देखें या सियासतदानों को आप देखें तो वो तो 1,000 बनते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1,000। 1,000 लोगों के पास 1,000 पासपोर्ट ही हो सकता है। चले 1,000 उनके घर वाले आप मिला लें तो 2,000 पासपोर्ट हो जाएंगे। चलो थोड़े और डाल रहे 3,000 हो जाएंगे। लेकिन ये 57,000 पासपोर्ट, ये 50,000 से ज़ायद पासपोर्ट किन लोगों को दिए गए हैं, इसके ऊपर एक डाटा ज़रूर जारी करना चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे हीरे हैं, कौन से ऐसे नौरतन टाइप के लोग हैं जिन्हें ये 57,000 ब्लू पासपोर्ट दिए गए। और इसके अलावा 1,300 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेड पासपोर्ट दिए गए। ज़रा उनके भी नाम सामने आने चाहिए शुरफा के। या सारा कीचड़ हमेशा सियासतदानों पे ही उछालना है, चाहे वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है,
या जरदारी है या कोई और सियासतदान है, सियासतदान को गंदा करना बहुत आसान होता है। कभी कोई पूछे ना कि जर्नैलों के पास कौन से पासपोर्ट है, कभी कोई पूछे कि बाकियों के पास कौन से पासपोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी के पास कौन से पासपोर्ट है, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है या एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से पासपोर्ट इस्तेमाल करती है। ये 1300 रेड पासपोर्ट किसके पास है और 57,000 ब्लू पासपोर्ट किसके पास है, यार ज़रा ये रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। और आसान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करने की बजाय जो कानून के मुताबिक एक तरीकाकार है उसमें ये पूछ ले, कौमी असम्बली में जाकर सवाल उठा दे, या जब इनके पास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक हैसियत थी उस वक्त ये कर सकते थे। लेकिन अभी भी इन्हें करना चाहिए, ये पता ज़रूर करना चाहिए, और कानून के अंदर गुंजाइश है कि ये मालूमात निकालें कि जनाब ये हमें फहरिस्त फराहम की जाए कि ब्लू और रेड पासपोर्ट किन किन लोगों को दिए गए हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट कितने लोगों के पास मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं, और इजाफी ऑफिशियल पासपोर्ट और रेड और ब्लू पासपोर्ट किन किन लोगों को मिले, ये सारी लिस्टें आनी चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन एक कहानी पर। यह कहानी पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर सुनाई जा रही कि जनाब सियासतदान नाकाम हो गए, मौजूदा हुकूमत बहुत नालायक है, एस्टेब्लिशमेंट इनके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती, इनकी नालायकी के ऊपर मजीद पर्दा एस्टेब्लिशमेंट नहीं डाल सकती, वो इनको अपने कंधे पर उठाकर नहीं फिर सकती। ये कहानी मार्केट में लॉन्च हो रही है, बार बार हो रही, और तासुर ऐसा दिया जा रहा है, सोहेल वड़ाइच साहब हों या बाकी लोग हों, वो अब ये लिखना शुरू हो गए हैं कि ये हुकूमत घर जाने वाली है, और वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इनकी नालायकी से तंग आ गई है। देखें, कोई भी हुकूमत नालायक नहीं होती, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है। नालायक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आज तक हुकूमत पाकिस्तान में आई किसकी है? ये बेइख्तियार लोग बेचारे, इनसे आप क्या पूछेंगे? शहबाज शरीफ से, राणा सनाउल्लाह से, ये जरदारी से, बिलावल से आप क्या सवाल करेंगे? उनके पास बेचारों के पास टके का इख्तियार नहीं है। इख्तियार तो सेक्टर कमांडर्स के पास है या जर्नैलों के पास है। तो जिनके पास इख्तियार है वो जवाब दें ना। हर थोड़े अरसे के बाद एक हुकूमत को तब्दील कर देते हैं कि जनाब ये हुकूमत पसंद नहीं आई, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। कौम ने आपका बोझ उठाया हुआ है, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इतनी मरतबा हुकूमतें तब्दील की हैं, कुछ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हुआ। एक मरतबा पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को तब्दील करें और इसमें से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निकाल कर बाहर खड़ा कर दें और उन्हें कहें जी आप अपने आइनी जिम्मेदारियों तक महदूद हो जाएं। आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को उनके आइनी किरदार के अंदर ले जाएं, तो आप यकीन करें 10 से 20 साल में पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा दिया गया है, अभी तो ट्रैक पे चढ़ने में हमें 10-15 साल 20 साल लग जाएंगे। तो पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने दें और सियासतदानों को सियासी फैसले करने दें। अब ये भी आपको जो कहानी सुनाई जा रही है ना कि 2.5 साल गुजर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट बोझ नहीं उठा सकती, कहानी है। इन्होंने अगले 2.5 साल भी ये कहानियां सुनाते सुनाते आपको गुजार देने और दोबारा इलेक्शन करवा कर एक मरतबा फिर कठपुतलियां लाकर आपके ऊपर मुसल्लत कर देनी है। देखें ना, अगर इनकी नीयत ठीक होती या इन्हें लगता कि ये बोझ मजीद नहीं उठा सकते, तो जो गिलगित बल्तिस्तान में गंद मारा वो ये मारते, या जो गंद अब ये कश्मीर में मारने जा रहे हैं वो गंद ये मारते। अगर इनको ज़रा सा भी एहसास होता। एहसास की बात नहीं है, ये जब भी पाकिस्तान ने ठीक होना है, पाकिस्तान ने तभी ठीक होना है जब तमाम इदारे अपने अपने हुदूद के अंदर जाएंगे और जाकर काम करेंगे। अभी बहुत सारे टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दीगर लोग इकट्ठे करके बलूचिस्तान ले गए कि जी बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, कमाल लोग हैं, ज़बरदस्त हो गया, फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है। और वहाँ पे जबरी तौर पे लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है। सड़कों पे नाके लगाए हुए हैं मुसल्लह अफराद ने, पहाड़ों के ऊपर लाशें फेंक के चले जाते हैं, वो उठाने वाला भी कोई नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रक लेके जाते हैं, मजदूर लेकर जाते हैं, अपनी लाशें उठाकर लोग खुद लेकर आते हैं। लोगों की लाशें तक वापस लाकर नहीं देती सरकार। लापता अफराद का एक अलग दुख है वहाँ पर बलूचिस्तान में। बेशुमार ख़वातीन और हज़रात जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जेलों में पड़े हुए वो सड़ रहे हैं और उनके वसाइल पर कब्जा करके उन्हें पसमानदा बना दिया गया। आप ये देखें ना नाज़रीन, इस मुल्क में जो लोग आइन तोड़ते हैं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिलते हैं, और जो लोग आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं वो जेलों के अंदर सड़ते हैं। और यही हमारी किस्मत आज तक रही है और इसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये जो अकबर शेरानी की कहानी मैंने आपको सुनाई थी एक शहीद की, उसकी जेब से ना एक रुक्का भी मिला और वो उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने पब्लिक कर दिया। इस रुक्के को अगर आप देखें ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने किसका कितना उधार देना है, और ये उसने उस वक्त लिखा जब उसे पता चल गया कि अब गोलियां ख़त्म हो गई और मैं मारा जाऊंगा। तो उसने फटाफट एक कागज़ के ऊपर लिखा कि मैंने फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं, फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं, फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं। वो रुक्का उसने जेब में रखा और फिर वो शहीद हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिसकी लाश को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस नहीं दी
और इसके खून का कर्जा कौन उतारेगा? ये खून आलूद कागज़ है। यानी इस कागज़ के ऊपर दो तरह के कर्जे हैं। एक कर्जा पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान के इदारों पे चढ़ गया कि एक पुलिस वाले का खून बह गया, वो भी इसलिए कि उसके पास गोलियां ख़त्म हो गई थी, दहशतगर्दों के पास ख़त्म नहीं हुई। और दूसरा कर्जा वो है जो उसने अपने रोज़मर्रा मामलात में लिया। तो एक के बाद एक दुख की कहानी, एक दास्तान है। मैं लोगों की बातें सुन रहा था, दिल दहला देने वाली बातें। वो इतने परेशान हैं और वहाँ पे पुलिस वाले काम करने से इनकार करते हैं। क्यों जनाब? हम कैसे काम करें? हमारे पास तो हथियार नहीं है, हमारी तो पीछे से मदद ही नहीं आती। अगर हम 200 लोगों से भी लड़ पड़े तो सरकार हार मान लेती है, पीछे कोई हथियार लेकर नहीं आता। पूरे पूरे शहरों पे आकर दहशतगर्द कब्जा कर लेते हैं और ये लोग कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमायत कर दी है उस धरने की जो इस वक्त बलूचिस्तान में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीर रावलाकोट की तरह बलूचिस्तान के अवाम को भी इन नाजायज़ हुक्मरानों और इनकी पॉलिसियों के खिलाफ सड़क पर निकलना पड़ेगा। कोयटा में जारी शोहदा के धरनों में तमाम सियासी जमातों के कारकुनों और अवाम से लाखों की तादाद में शिरकत की अपील करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाऊद शाह काकड़ ने भी यहाँ पे अपील कर दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है नाज़रीन। वो एलामिया पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और ये पाकिस्तान के अब मसाइल का हल इसी तरह है जो अपोजिशन बात कर रही है। हुकूमत को तो बात समझ ही नहीं आ रही, ना वो समझना चाहते हैं। नंबर एक, उन्होंने जो चीज़ें कही उनमें पहली चीज़ तो ये है कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल, पुलिस एहलकारों के कत्ल और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे। हमारा मौक़िफ़ है कि एक गैर मुंतखब हुकूमत अवाम के सियासी, इंतज़ामी और सिक्योरिटी मसाइल के हल की इखलाकी और अवामी हैसियत नहीं रखती और बलूचिस्तान के तमाम लापता अफराद को फिलफौर अदालतों के सामने पेश किया जाए, जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद किया जाए और डेथ स्क्वाड का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। इसके बाद दूसरा उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान, बुशरा बीबी, डॉक्टर मारंग बलोच, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, हसान न्याजी, ईमान मज़ारी, अली वज़ीर समेत तमाम कैदियों, कारकुनान और ज़मीर के असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फिर एक और मुतालबा उन्होंने किया कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार नहीं है। लिहाजा तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करते हुए इंतखाबात को इल्तवा किया जाए ताकि अवाम के हकीकी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके।